क्या आप लोग जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। तो आप अगर एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए नए हैं या जिसको ये नहीं पता कि इन 5000 कंपनी में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मौके तलाशे जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर एज ए इन्वेस्टर आप ये चाहते हैं कि आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म तक बने रहें जिससे लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रेजेंटली कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, सो दैट आप अपनी इन्वेस्टमेंट और प्रपोज इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी भी तरह की कॉल ले सकें। तो ऐसा करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो है टेक्निकल एनालिसिस का और दूसरा रास्ता है फंडामेंटल एनालिसिस का। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो डाटा ड्रिवन होता है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक बात कही जाती है कि उसने स्टॉक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस मार्केट में, उस सारी इंफॉर्मेशन को उसने ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है प्राइस में, चाहे वो अच्छी इंफॉर्मेशन है या बुरी इंफॉर्मेशन है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या न्यूज को ऑलरेडी स्टॉक की वैल्यू में डिस्काउंट करके रखा होता है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में डाटा का इस्तेमाल करते हुए, डाटा पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए, पास्ट डाटा का इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश की जाती है कि किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ढूंढ के निकाला जा सके। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक्सक्लूसिवली डाटा ड्रिवन एनालिसिस किया जाता है। इसमें हम पास्ट डाटा के बेसिस के ऊपर करंट ट्रेंड को और पास्ट ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करते हैं और ये प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक प्राइस आने वाले समय में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ चीजें यूज करते हैं जैसे पास्ट डाटा, मूविंग एवरेजेस, RSI दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, मूविंग एवरेजेस एंड कैंडल पैटर्न्स। इन सब चीजों की मदद से हम एक तो मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरा हम स्टॉक्स के अप एंड डाउन को गेज करने की कोशिश करते हैं सो दैट किसी भी सौदे के लिए एक अच्छी पोजीशन को बनाया जा सके। टेक्निकल एनालिसिस इवन दो लॉन्ग टर्म के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर दैट पर्पस आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस सो दैट लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में आप एक अच्छी कॉल बना सकें। अब आइए चलिए फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें किसी भी स्टॉक की एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होती है। और वो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है उसकी, वो बेसिकली उस स्टॉक की बुक वैल्यू के हिसाब से निकलती है। जो कंपनीज की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनको हम एनालाइज करते हैं और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि लाइबिलिटीज लेस करने के बाद कंपनीज के पास नेट वैल्यू में या ट्रू सेंस में कितनी एसेट्स हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हम शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। जब हम इंट्रिंसिक वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो हमारा जो मेन मकसद होता है इसके अंदर किसी भी शेयर को इवैल्यूएट करना, फिर उसे कंपेयर करना, और कंपेयर करने के बाद हम ये डिटरमाइन करते हैं कि वो जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, सो दैट हम उसके ऊपर किसी भी तरह की कॉल ले सकें। अगर वो अंडर वैल्यूड है तो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बट लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर वो ओवर वैल्यूड है और हम उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो उस केस में हम ये कॉल ले सकते हैं कि क्या हमें इस शेयर से निकल जाना चाहिए इस टाइम पे या नहीं, या बने रहना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये जो पूरी एक्सरसाइज करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की, ये आइसोलेशन में नहीं करेंगे उस कंपनी के। हम हमेशा इस एनालिसिस को पीयर ग्रुप के साथ कंपैरिजन में रखते हुए करेंगे सो दैट हमें एक रिलेटिव स्टैंडिंग पता चलती जाए स्टॉक की इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री और इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर ग्रुप, वो स्टॉक कहाँ स्टैंड करता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम स्टॉक की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें बहुत ही माइन्यूटली एनालिसिस करना होता है। अब वो फैक्टर्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे हो, वो फैक्टर्स अदर देन नंबर भी हो सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री के बारे में पता करना, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता करना कि कंट्री में या वर्ल्ड में उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो इन सब चीजों के लिए हम काफी तरह का पास्ट डाटा यूज करते हैं और कंपनी का करंट डाटा भी यूज किया जाता है इन सब चीजों के लिए। अब वो डाटा किस तरह का हो सकता है, वो डाटा हो सकता है कंपनी के एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी, कंपनी की रेशियोज, इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है उसके रिलेशन में जो नंबर हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक डाटा हो सकता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे फॉर दैट मैटर। इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बनाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। इसको हम ग्राउंड वर्क बोल सकते हैं किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस का। अब फंडामेंटल एनालिसिस में हमने जो भी एनालिसिस करना है उसको प्रिडोमिनेटली हम दो क्लासेस में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक क्लास को तो हम बोल सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड दूसरी क्लास को हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एज ए सेड क्वालिटेटिव एनालिसिस, यहाँ पे हमारी एक परसेप्शन और जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनी एंड इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम, जिसमें नंबर्स का रोल बहुत ही मिनिमल होगा। बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे और नेचुरली ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है।
अब क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीजें आ सकती हैं। अब जैसे हम इसमें बात करें तो कंपनी की गुडविल आ सकती है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है, उसकी मार्केट में क्या डिमांड की सिचुएशन है, उसके कंपटीटर्स के कैसे प्रोडक्ट हैं, उनकी क्या डिमांड है, मार्केट साइज कैसा है जो कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही है उसका, कंपनी की गुडविल इन जनरल कैसी है, कंपनी की सोशल स्टैंडिंग कैसी है मार्केट में, क्या कंपनी किसी तरह की CSR एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं है जिसकी वजह से लोग कंपनी को एक पॉजिटिव नज़रों से देखते हो, कंपनी की ब्रांड वैल्यू कैसी है, क्या कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ कंपनी ही यूज कर सकती है जिसकी वजह से उसको कुछ एडेड एडवांटेज होती हो मार्केट में या हो सकती है मार्केट में फ्यूचर में, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, उसके की मैनेजमेंट पर्सन की क्वालिटी कैसी है, कंपनी की मैनेजमेंट का व्यू कैसा है, उनकी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं, कंपनी की सर्विस क्वालिटी कैसी है। इन सब चीजों का एक कंसोलिडेटेड व्यू लेने के बाद हम एक कॉल ले सकते हैं कि मार्केट की नजरों में कंपनी के बारे में क्या रुझान है, या कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छे से पॉइज्ड है या नहीं है। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हम ये अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, एक जनरल परसेप्शन बना सकते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, अच्छे हैं, स्टैग्नेंट रहेंगे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। बट एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर कि क्वालिटेटिव एनालिसिस इज हाईली सब्जेक्टिव। ये कोई नंबर्स तो है नहीं कि जिसमें जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा। उसके अंदर आपका व्यू कुछ और हो सकता है, किसी और का व्यू कुछ और हो सकता है, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट कंपनी और प्रोडक्ट और जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिफर। तो ये चीज हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी हम ब्रॉडली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा तो होगा अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एंड सेकंड पार्ट वुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। अब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रेडोमिनेंटली मैं इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम क्या गेज कर सकते हैं, कंपनी किस तरह के एक्सपेंसेस इनकर कर रही है, कितने एक्सपेंसेस इनकर कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, एंड लास्टली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है आउट ऑफ दीज एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो ये चीजें हम गेज कर सकते हैं और इसी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम आगे कुछ रेशियोज भी कैलकुलेट करेंगे, वो सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं। देन उसके बाद आती है बैलेंस शीट की बारी। बैलेंस शीट में बेसिकली 3 तरह के ब्रॉड हेड्स की हम बात कर सकते हैं, जिसमें से पहला हेड है एसेट्स ऑफ द कंपनी, देन शेयर होल्डर्स फंड, and then liabilities of the company. Liabilities could be current liabilities and long-term liabilities in terms of loan from financial institution or other entities. बैलेंस शीट से हम ये गेज करने की कोशिश कर सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड कितना बढ़ रहा है, एसेट्स में क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स क्या है, किस तरह की एसेट्स बढ़ रही हैं, या सिर्फ करंट एसेट्स ही तो नहीं बढ़ रही, या सिर्फ स्टॉक पाइल अप होता जा रहा है, कंपनी का सेल कम है, या डेटर्स हमारे ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं बट रेवेन्यू में उतनी ग्रोथ नहीं है, या फिर हमारी करंट लायबिलिटीज ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये सब चीजें हम गेज कर सकते हैं बैलेंस शीट को देखते हुए। देन उसके बाद नंबर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमें ये बताता है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही है, ऑपरेशन लेवल पे क्या वो प्रोडक्ट और सर्विस से कंपनी के पास नेट कैश इनफ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो कंपनी के पास नेट कैश इनफ्लो नहीं आ रहा तो दैट कुड बी अ वरिंग साइन, अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई एक रीजनेबल और अच्छी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो तो वो हमारे लिए अच्छा साइन नहीं माना जाएगा उस कंपनी के लिए। लेकिन हाँ, अगर कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो ईयर ऑन ईयर आ रहा है और उसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है तो वो किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए एक अच्छा साइन माना जा सकता है। देन हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने मार्केट में की हुई है उस पे कंपनी को क्या रिटर्न्स आ रही हैं, या कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पे आउटफ्लो ही करती जा रही है और उन इन्वेस्टमेंट से कोई हमें इनफ्लो नहीं आ रहा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट और मे बी रिडम्पशन ऑल्सो। तो एक हमें ये वहां से एनालिसिस देखने को मिलता है कि कंपनी के पास अगर ओवरऑल कैश आ रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की रिडम्पशन से तो नहीं आ रहा, या अगर कैश फ्लो नेगेटिव भी है तो इस वजह से तो नहीं है कि हमारे पास सरप्लस कैश था वो हमने इन्वेस्टमेंट के नाम पे कंपनी के बाहर भेज दिया। तो वो हमें गेज कर सकते हैं इससे। थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर हम ये गेज करते हैं कि कंपनी के पास जो फंड्स आ रहे हैं वो कंपनी लोन लेके तो नहीं लेके आ रही, अगर लोन लेके वो फंड्स लेके आ रही है तो वो कहाँ किस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं वो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पता चल जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम एसेट्स की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और अदर देन एसेट्स की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और जो फाइनेंसिंग का जो हम इंटरेस्ट की रिपेमेंट दे रहे हैं वो भी यहाँ
इंटरेस्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड रिपेमेंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाली हेडिंग में पता चलेगा हमें कैश फ्लो की जो मूवमेंट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो इनफ्लो में ज्यादा है या आउटफ्लो में ज्यादा है। तो इन तीनों हेड में जब कैश फ्लो की आपस में रिकंसिलेशन होगी तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन से हेड से सरप्लस कैश फ्लो आ रहा है और वो कौन से हेड में यूज हो रहा है। अगर आप फाइनेंसिंग से कैश उठा के ऑपरेशन में यूज करते जा रहे हैं तो दैट कुड बी अ वरिंग साइन। अगर आपका पुराना बिजनेस है और काफी सालों से वो ऑपरेशन लेवल पे कैश नहीं जनरेट कर रहा, लेकिन अगर आपका नया बिजनेस है तो हो सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा उठा रहे हो और उसको इन्वेस्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और मे बी एट ऑपरेशनल लेवल ऑल्सो। तो ये हमें बाकी चीजों के साथ सिनर्जी देखते हुए या बाकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं एनुअल रिपोर्ट्स में। अब एनुअल रिपोर्ट्स से भी हमें काफी सारा फाइनेंशियल डाटा मिलता है। अब एनुअल रिपोर्ट्स होती क्या क्या है, इसमें तो एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो गई, बोर्ड्स रिपोर्ट हो गई, देन ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गई, नोट्स टू अकाउंट हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अभी हमने डिस्कस करी वो भी एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती हैं। देन इसके बाद आपकी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस हो गया विच द कंपनी आर सपोज टू अटैच विद देयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Then there might be some chairman's report also there and overall debt scenario about the company। तो इन सब चीजों को आप अगर पढ़ेंगे तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में हो सकता है कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट किया हो, ऑडिटर्स रिपोर्ट में किसी फाइनेंशियल कंपोनेंट पे कमेंट किया हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्लियर ना हो रहा हो, कोई ऐसी लाइबिलिटी और प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटी के बारे में इन रिपोर्ट्स के बारे में कमेंट किया हो जो अभी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड तो नहीं करी है बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में कंपनी के ऊपर एज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी अक्रू हो जाए। तो ये सब चीजों को भी हम यहाँ से देख के एनालाइज कर सकते हैं कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में। देन इसके बाद एक पांचवा कंपोनेंट भी होता है विच इज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस। काफी कंपनीज होती हैं जो प्रोएक्टिव लेवल पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बना के देती हैं जो एक फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट्स देती हैं कि कंपनी की सेल सिनेरियो क्या रहने वाला है, कंपनी का डेट सिनेरियो क्या रहने वाला है, कंपनी किस किस मार्केट में जाने वाली है, कंपनी क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, कंपनी क्या चैलेंजेस देखती है और उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए कंपनी क्या क्या काम करने वाली है ऐसे फ्यूचर में जिससे कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू एनहांसमेंट हो। बेसिकली कंपनी ये सब बातें डिस्क्लोज करती है कि कंपनी के ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्टस हैं, इंडस्ट्री और मार्केट का क्या सिनेरियो है इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सिनेरियो एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान ऑफ द कंपनी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट एवरीथिंग व्हिच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। अब इसके बाद लेट अस मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच इज रेशियो एनालिसिस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट होती हैं। इन सब की मदद से हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस को भी हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं जिसमें से पहला पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट रेशियो होती है उसका बेसिक मतलब होता है कि कंपनी अपनी सारी लाइबिलिटीज, सारा टैक्सेशन की लाइबिलिटी, डेट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ऑल एक्सपेंसेस इनकर करने के बाद रेवेन्यू में से नेट जो कंपनी के पास बचा वो क्या अमाउंट है। तो वो नेट अमाउंट होता है हमारा नेट प्रॉफिट जो कि अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर होता है। तो उसकी हम रेशियो निकालते हैं विच इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो ये रेशियो हम देखते हैं अगर ईयर ऑन ईयर इस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। देन इसके बाद 2 रेशियोज और हम लेते हैं इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में। एक रेशियो होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो नेट पैसा बचा है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो फंड है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, उसके साथ उसकी क्या रेशियो निकल रही है। तो आपका जो शेयर होल्डर फंड है उसके अंदर आपकी कैपिटल आ जाएगी और फ्री रिजर्व आ जाएंगे और शेयर प्रीमियम अकाउंट जो जनरल रिजर्व ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। तो वो जो शेयर होल्डर्स का फंड है उसके ऊपर जो आपकी नेट प्रॉफिट की रेशियो निकलती है वो हम देखते हैं कि जो शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न मिल रही है हर साल अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में ये देखा जाता है नेट प्रॉफिट एडजस्टेड फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या रेशियो आ रही है। तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो होगी वो रिटर्न ऑन इक्विटी की रेशियो से हमेशा कम होगी क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर का बेस है वो ज्यादा होता है। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं लेवरेज रेशियोज के ऊपर। लेवरेज रेशियो में हम 2 रेशियो डिस्कस करेंगे। एक तो रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। इसका सिंपल मतलब है कि डेट कंपनी के पास कितना है और इक्विटी कितनी है, शेयर होल्डर्स फंड, इन दोनों की आपस में क्या रेशियो है। तो आइडियली हम ये देखते हैं अगर किसी कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है तो उस कंपनी को मुश्किल दिनों में इंटरेस्ट सर्विस करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन साथ में ये भी देखा जाता है कि कंपनी का अगर अच्छा टाइम चल रहा है, कंपनी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है लेकिन शेयर होल्डर्स के फंड्स नहीं है तो डेट लेके वो अपॉर्चुनिटी को इनकैश भी किया जा सकता है। तो ये 2 वे स्वॉर्ड है, आपको लॉस भी हो सकता है एट द सेम टाइम आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। सो आइडियली ये जो रेशियो को अच्छा माना जाता है ये रेशियो मानी जाती है
2:1 की रेशियो में। अगर आपके पास 100 रुपीज की कैपिटल है तो मैक्सिमम आपके पास 200 रुपीज का अगर डेट है तो आप एक सेफ टेरिटरी में है। उससे ज्यादा है तो थोड़ा डेंजर जोन में जाते जाएंगे, और उससे कम है तो आप ओवर कॉन्शियस है। देन इसी के साथ रिलेशन में एक रेशियो होती है इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। उस रेशियो में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना सफिशिएंट है हमारी इंटरेस्ट लायबिलिटी को सर्विस करने के लिए। ओके, ऐसा तो नहीं है कि हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए सफिशिएंट ही नहीं है। तो इस केस में भी हम वही आप रफ एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं। 2:1 का रेशियो को आप एक रीजनेबल और आइडियल रेशियो मान के चल सकते हैं इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो के अंदर भी। नाउ मूविंग फर्दर हम ऑपरेटिंग रेशियो पे चलते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है हमारी वर्किंग कैपिटल टू टर्नओवर रेशियो। तो ये रेशियो हमारी होती है टर्नओवर डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल का हम एवरेज ले लेंगे एंड उसको टर्नओवर से डिवाइड कर लेंगे। तो इस रेशियो का पर्पस ये है कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल को साल में कितनी बारी चर्न आउट या रिवॉल्व कर सकते हैं अपने टर्नओवर के कंपैरिजन में, सो दैट कि हमारी वर्किंग कैपिटल आइडल ना पड़ी रहे और उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। सो ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। दैट मीन्स कम वर्किंग कैपिटल पे आप ज्यादा टर्नओवर अचीव कर पा रहे हैं। देन एक और रेशियो होती है ऑपरेटिंग रेशियो में वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट रेशियो। तो यहाँ पे टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू की जगह टोटल एसेट्स को हम ले लेते हैं। तो टोटल एसेट्स को लेने का पर्पस ये होता है कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल को कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हैं इन कंपैरिजन टू टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। तो ये रेशियो भी अगर हायर साइड पे होगी तो हमारे लिए अच्छा है। तो वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट रेशियो भी अगर हायर साइड पे होगी तो कंपनी के लिए अच्छा है। That means the company is able to manage its working capital, and with lesser amount of working capital, more and more asset is being generated for the benefit of the company. Now, lastly, but importantly, valuation ratio. In valuation ratio में सबसे important ratio है PE ratio, which is price upon earning ratio. इसमें हम basically company का listed price लेते हैं and then we divided by earning per share of the company. तो हम ये देखते हैं इसके अंदर कि जो प्राइस कंपनी कमांड कर रही है वो अपनी अर्निंग पर शेयर का कितने टाइम्स है। तो अगर वो अर्निंग पर शेयर के इक्विवेलेंट है या लेस है तो दैट मींस प्राइस उसका अभी अंडर वैल्यूड है, और अगर उससे ज्यादा है तो कंपनी इज कमांडिंग ए प्रीमियम ओवर इट्स अर्निंग। लेकिन ये रेशियो कभी भी हम आइसोलेशन में देखेंगे, ये रेशियो हमेशा कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से इन पीयर ग्रुप ऑफ दैट कंपनी, तभी हमें एक आइडिया लग पाएगा कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। देन इसके बाद एक और रेशियो आती है इसी से मिलती जुलती, प्राइस टू सेल्स पर शेयर रेशियो। सो इंस्टेड ऑफ अर्निंग पर शेयर यहाँ पे सेल्स पर शेयर आ जाता है। तो अर्निंग पर शेयर इज अ सबसेट ऑफ सेल्स पर शेयर। सो उसी रिलेशन में हम पर यूनिट ऑफ सेल के हिसाब से ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। नाउ लास्ट रेशियो पे हम आते हैं एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय एबिटा। सो एबिटा होता है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो एबिटा से हम डिवाइड करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। तो एंटरप्राइज वैल्यू इज टोटल ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड द टोटल आउटसाइड लोन टेकन बाय द कंपनी। सो एंटरप्राइजेस वैल्यू को डिवाइड करके एबिटा से हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि एबिटा के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। तो नेचुरली ये भी अगर रेशियो हमारी अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स इन द इंडस्ट्री तो वो भी एक कंपनी की वैल्यूएशन के लिए एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन इससे हम ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन का भी पता कर सकते हैं इन वैल्यूएशन रेशियो में। अगर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से या उस सेक्टर के स्टैंडर्ड में जो उनकी पी रेशियो या प्राइस टू सेल्स रेशियो या एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा रेशियो कम आ रही है और हमारी ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस कंपनी के शेयर्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, ऑन द अदर हैंड अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो आपने किसी पास्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट की होगी और आज आपको एक अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है। तो अगर आपको लगता है कि ये ओवर वैल्यूड है आज की डेट में तो आप इससे एग्जिट भी ले सकते हैं और कुछ और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी तलाश कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मैंने बात कही है मैंने आपको, इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि एक तो ये आइसोलेशन में नहीं होगा, हमेशा पीयर ग्रुप के साथ होगा, और दूसरा ये कभी भी किसी सिंगल पीरियड को टाइम में नहीं होगा, हमेशा 3 से 5 साल का टाइम पीरियड का हॉरिजॉन लेके देखा जाएगा कि 3 से 5 साल के पीरियड में कैसी ग्रोथ रही है, कंपनी ने पहली कैसी कमिटमेंट्स करी थी, क्या प्रोमिसेस करे थे, क्या प्रोजेक्शंस करी थी, वो अचीव कर पाई भी है कि कंपनी नहीं कर पाई, और अगर नहीं कर पाई तो कितना वेरिएंस है उसके अंदर। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए तब आप एक इन्वेस्टमेंट की कॉल ले सकते हैं। नाउ अभी सारा डिस्कशन करने के बाद अगर मैं फायदे और नुकसान की बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा यह है
कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक चुनने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा फंडामेंटल एनालिसिस करने की वजह से। इसमें जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसके नुकसान की बात करूं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है स्पेशली, वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। तो आप उस सब्जेक्टिविटी को कैसे हैंडल करते हैं वो भी आपके लिए एक चैलेंज है। हैविंग सेड एवरीथिंग, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, अगर आप फंडामेंटल के कुछ बेसिक्स चीजें भी यूज कर लेंगे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के लिए, तो 5000 में से मेजर चंक आई एम सेइंग मोर देन 90%, आप ऐसा चंक होगा जिसको आप बिल्कुल ही दरकिनार कर पाएंगे, और बाकी जो चंक बचेगा उसमें से आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छे जेम्स चुन पाएंगे, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो और आपकी कैपिटल भी सुरक्षित रहे। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है और इतने छोटे वीडियो में इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने का जस्टिस नहीं किया जा सकता, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है आप लोगों को एक बर्ड्स आई व्यू और ओवरव्यू देने के लिए। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेशन में कुछ भी और डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं या डिटेल में आपको चाहिए उस सेक्टर के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर वो वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। इन द मीनवाइल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।